नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अर्चना अरोड़ा है। मैं आई एम पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम जीएचएस राइस सोनीपत हरियाणा। और आज मैं फिर से क्लास 10th का वही चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको डॉबर्नियर का त्रिक्का नियम समझाया था और न्यूलैंड का अष्टक नियम भी समझाया था, और दोनों के ही सिद्धांत और दोनों में जो कमियां पाई गई उनके बारे में बताया था। साथ साथ हमने एक्सरसाइज के बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, उनके बारे में डिस्कस किया था। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको अब बताना चाहूँगी मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। न्यूलैंड की आवर्त सारणी के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद वैज्ञानिकों ने कई तरह की कोशिशें की, और उसी में एक नई कोशिश सामने आई डिमिट्री मेंडलीव की। ये एक रूसी केमिस्ट थे, रसायनज्ञ थे, और जिन्होंने जो तत्वों की आवर्त सारणी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। इन्होंने तत्वों को मूल रूप से जो बेसिकली इन्होंने काम किया था, उनके गुणधर्म पर काम किया, उनके परमाणु द्रव्यमान को लेकर के चले, और उनकी रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर इन्होंने तत्वों को अरेंज किया था। इन्होंने बेसिकली रासायनिक गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी आवर्त सारणी का जो है सिद्धांत बनाया था और आवर्त सारणी को एक्सप्लेन किया था। इनका मेन था कि इन्होंने जो तत्वों को अरेंज किया था, जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, तत्वों को लाइन से लगाया था, वो बढ़ते हुए क्रम में परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से लगाया था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो परमाणु द्रव्यमान जो मेंडलीव थे, इन्होंने जब कार्य अपना आरंभ किया था तब तक लगभग 63 तत्व ही ज्ञात थे। उससे पहले आपको पता है 40 थे जब डॉबर्नियर और न्यूलैंड की बात आ रही थी। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने जो तत्वों को अरेंज किया, वो बेसिकली उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से बनने वाले यौगिकों के ध्यान आधार पर किया, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, और अधिकांश जो तत्व हैं इनके साथ यौगिक बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को देख करके कि वो R2O टाइप का बना रहा है, कि वो RO टाइप का बना रहा है, या R2O3 का बना रहा है, इसी तरह से RH बना रहा है, या RH2 बना रहा है, या RH3 बना रहा है, या R जो है हम तत्वों के लिए बात कर रहे हैं। एक जनरल हमने डिफाइन कर दिया है कि R मीन्स कोई भी तत्व। तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने देखा कि कौन सा तत्व RO टाइप का यौगिक बना रहा है और RH2 टाइप का यौगिक बना रहा है, उनको उन्होंने एक ही जगह पे रखा। R2 और RH टाइप का जो यौगिक बना रहे हैं उनको एक ही क्रम में रखा। तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया, और इसमें जो सिद्धांत था उनका, वो मेन क्या था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंगली इन्होंने तत्वों को अरेंज किया, और गुणधर्म जो है वो रिपीट जो हो रहे थे वो उसी के अकॉर्डिंगली हो रहे थे। मेंडले की आवर्त सारणी में उन्होंने जो ऊर्ध्व स्तंभ होता है, मतलब ऊपर से नीचे तक जो अरेंज किया, उसको उन्होंने नाम दिया ग्रुप, या हिंदी में बोलेंगे उसको समूह। और क्षैतिज पंक्तियां जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ होती हैं, उनको नाम दिया पीरियड और आवर्त। जैसा कि आप इसमें सारणी 5.4 में देख रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी को, इसमें आप देख ही रहे हैं कि 6 समूह और 8 आवर्त दिखाई दे रहे हैं, और आवर्तों को भी इन्होंने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है और 2 उप समूहों में डिवाइड कर रखा है, ए और बी। और इसमें जो अरेंजमेंट है देख रहे हैं आपकी ऊपर ही दिखा रखा है कि ऑक्साइड और हाइड्रोजन जिनके सेम टाइप के बन रहे हैं उनको एक क्रम में रखा है, और जिसके दूसरे टाइप के बन रहे हैं उनको दूसरे क्रम में रखा है, और कुछ जगह खाली छोड़ी गई है। हम इन सारी बातों को अभी विस्तार से धीरे धीरे पढ़ेंगे एक साथ, और आपको बताते जाएंगे
क्या क्या इसमें चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो मेन बातें थी, जो मेंडलीव ने जो काम किया था ना अपनी आवर्त सारणी पर, वो बहुत ही स्ट्रांगली किया था, बहुत ही डिटरमाइंड वे में काम किया था। उनकी उस वो उसका फोकस जो था ना, वो बहुत अच्छा था। मतलब उन्होंने बहुत बोल्डली अपनी आवर्त सारणी को सामने रखा और बहुत ही बोल्डली उसने कुछ डिसीजंस लिए, जिसको उसने बड़े बेधड़क तरीके से सामने रखा और अपनी आवर्त सारणी सामने पेश कर दी कि ये मेरी आवर्त सारणी है और मैं ये इसमें ये खासियत है। अब उसमें सबसे ज़्यादा खासियत वाली बात क्या थी कि कभी-कभी जो मेंडलीव की सारणी में कुछ-कुछ जगहों पर अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को आगे और कम द्रव्यमान वाले तत्वों को पीछे रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी, जो उनके गुणधर्म थे, जो रासायनिक गुणधर्म थे ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स, वो पहले वाले से मैच हो रहे थे। जबकि उसका जो परमाणु द्रव्यमान था वो ज़्यादा था। परंतु क्योंकि मेन बात हमारी क्या थी, रासायनिक गुणधर्म के वालों को एक साथ अरेंज करना, तो उसने कहीं-कहीं एक्सेप्शनल जगह थी, वहाँ पर उसने अपने आप को बोल्डली डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं। जैसे कि कोबाल्ट और निकल की बात करते हैं, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा होने के बावजूद उसको निकल से पहले रखा गया। कोबाल्ट का द्रव्यमान होता है 58.9 और निकल का होता है 58.7, परंतु मेंडलीव ने बड़े ही तरीके से कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा, क्योंकि कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज उस जगह पर ही सूट करती थी, उसी जगह पे उसकी गुणधर्म जो है वो समान दिखाई दे रहे थे। इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को भी छोड़ा। कई कई जगहों पर उसने जगह छोड़ दी। जगह छोड़ने का मकसद क्या था कि क्योंकि उसको आइडिया था कि ये ऐसे ऐसी कुछ तत्व का आविष्कार चल रहा है और बहुत ही शॉर्ट टर्म में वो आने वाले हैं सामने। तो उन्होंने देखा कि उस जिसके और जो अनुमान लगाए गए थे उन तत्वों के गुणधर्म के, उसने उसके साथ अरेंज किया, परंतु उनको नाम क्योंकि अभी तक पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उनका आविष्कार नहीं हुआ था, तो इसलिए उनका नाम देना मुश्किल था। इसलिए उनका नाम देने का भी उसने एक तरीका बनाया कि उससे पहले आने वाले तत्व के नाम के आगे उसने एका लगा दिया, एका उपसर्ग लगा के काम किया। जैसे कि एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। यही एका बोरोन बाद में स्कैंडियम और एका एल्यूमिनियम बाद में गैलियम और एका सिलिकॉन जो है वो बाद में जर्मेनियम के को लेकर के सामने आया। और जो अनुमानित मतलब अनुमान लगाए गए थे, जो देखा गया बाद में कि एका एल्यूमिनियम और का के साथ जो प्रॉपर्टीज के गुणधर्म के साथ जो अनुमान लगाया गया उसका बाद में पता चला कि गैलियम के गुणधर्म जो है वो लगभग सेम ही थे। जैसे कि आप टेबल 5.5 में देख सकते हैं कि एका एल्यूमिनियम का पहले नाम जब दिया गया तब उसका पूर्वानुमान किया गया, अनुमान मतलब थोड़ा सा एजम्पशन किए गए, अनुमान लगाया गया कि उसका द्रव्यमान लगभग 68 होना चाहिए। परंतु जब गैलियम का आविष्कार हुआ, जो एका एल्यूमिनियम की जगह पर जिसके लिए स्पेस छोड़ा गया था, उसका जब परमाणु द्रव्यमान आया तो लगभग 68 मतलब 69.7 जो है वो लगभग 68 के बराबर ही माना जाएगा, लगभग सेम ही आया। इसी तरह से ऑक्साइड का सूत्र जो है, जिसके अरेंज तरीके से उस जगह पर उसको अरेंज किया गया था, E2O3 टाइप का ऑक्साइड का सूत्र माना गया और क्लोराइड का सूत्र उसका ECl3 माना गया। और बाद में देखा गया कि गैलियम जो है वो Ga2O3 और GaCl3 ही बनाता है। तो इस तरह से मेंडलीव की बहुत सारी अनुमानित बातें, मतलब मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी में बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम किया था और बहुत ही दृढ़तापूर्ण तरीके से काम किया था, और उसकी काफ़ी सारी अनुमानित बातें बाद में ठोस प्रमाण लेकर के साबित हुई और बहुत ही ज़्यादा सफलता से कार्य किया गया। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक और बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया था, और जबकि उसके दिमाग में एक चीज़ थी कि आगे आने वाले टाइम में उत्कृष्ट गैसों का हीलियम, नियोन, आर्गन जैसी
अक्रिय गैसों का आविष्कार होना है, परंतु उसने अपनी आवर्त सारणी को इतने तरीके से अरेंज किया था कि जब उनका आविष्कार हुआ तो बिना किसी डिस्टरबेंस के उनको अलग एक कॉलम में अरेंज कर दिया गया, एक अलग समूह में अरेंज कर दिया गया, और पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स अरेंज कर दिए गए थे आवर्त सारणी में, समूह में और आवर्तों में, उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं देना पड़ा और बड़े आसानी से मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसें भी सेट हो गई। अब हम बात करेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ कमियां पाई गई। वो कमी सबसे बड़ी क्या थी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को बहुत ही तरीके से एक जिसे कहते हैं ना, एक इतनी अच्छी अच्छी उपलब्धियों के बावजूद भी मेंडलीव जो है वो हाइड्रोजन को एक अच्छा तरीके से पोजीशन नहीं दे पाया, क्योंकि हाइड्रोजन की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो क्षार धातुओं से मिलती थी और हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हेलोजन से भी मिलती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहा उसके दिमाग में, और वो प्रॉपर पोजीशन जहाँ पर हाइड्रोजन की बनती थी वो स्पेस उसको नहीं दे पाया, उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सका। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की सबसे पहली कमी थी कि वो हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाया। उसके बाद धीरे 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 जब आवर्त सारणी तैयार हो गई, मेंडलीव का आवर्त वर्गीकरण तैयार हो गया, तो कुछ समय के बाद समस्थानिकों का जब आविष्कार हुआ तब एक और कमी सामने आई कि जैसे कि आप कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल के नाम पे बताऊं कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, इन सब के समस्थानिक होते हैं और समस्थानिकों में परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर हम एलिमेंट्स को, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो कार्बन को हमें कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 तीनों द्रव्यमान को जगह देनी पड़ेगी। इसी तरह से ऑक्सीजन के 16, 17, 18 वाले तीनों द्रव्यमान के लिए जगह बनानी पड़ेगी उस परमाणु के लिए, और ऐसे ही क्लोरीन के 35 और 37 वाले दोनों समस्थानिकों के लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से तो जो आवर्त वर्गीकरण का जो एडजस्टमेंट था, जो आवर्त वर्गीकरण किया गया मेंडलीव का, वो तो सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, सारा का सारा अव्यवस्थित हो जाएगा। समस्थानिकों को अगर केवल लिए अगर हर परमाणु द्रव्यमान के लिए अलग अलग स्पेस देना पड़ेगा तो ये तो व्यवस्थित ना होकर के और अव्यवस्था फैलाने की बात कही जा सकती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या एक सामने आई कि एक तरफ से दूसरे तरफ की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान जो है वो नियमित रूप से नहीं बढ़ते, और समस्थानिकों के बाद यहाँ कहीं ना कहीं कठिनाई आई, जिसकी वजह से मेंडलीव की आवर्त सारणी पर एक प्रश्न चिन्ह बन गया, जो कि आगे आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या, किस वजह से एक नई आवर्त सारणी का आविष्कार हुआ, नई आवर्त सारणी हमारे सामने आई, किसने वो कार्य किया और उसमें इसको किस तरीके से अरेंज हम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको लगभग मेंडलीव के 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रमुख सिद्धांत क्या है, उसकी उपलब्धियाँ क्या है और उसकी सीमाएं क्या है, ये 3 प्रश्न आप बहुत अच्छे से ध्यान से तैयार कर लेंगे। और जो इन टेक्स्ट में ये 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे, आप इनको जब करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी मैंने आपको डिस्कस कर दी है। अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।